नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने भारी विरोध के चलते निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण का फैसला टाला। फैसले से राज्य में तकनीकी उद्योग के विकास में बाधा पड़ने के साथ निवेश के प्रभावित होने का था खतरा। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को किया ढेर। बड़ी तादाद में स्वचालित हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक की खबरों के बीच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक। चुनाव वाले क्षेत्रों में हफ्ते में 2 दिन रात्रि विश्राम के निर्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने युवाओं को दिया बड़ा तोहफा। लाडली बहना योजना की तर्ज पर अब लाडला भाई योजना को लागू करने का फैसला। 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह देने पर मुहर। डोडा में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर अपने पैतृक निवास पर पहुंचे। सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा भारी जनसैलाब। लोगों ने नम आंखों से भेंट की श्रद्धांजलि। पेरिस ओलंपिक के लिए आईओए ने जारी की खिलाड़ियों की अंतिम सूची। भारत के कुल 117 खिलाड़ी लेंगे पेरिस ओलंपिक में हिस्सा। सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से। और देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है भारी बारिश का दौर। यूपी के कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। केरल में अगले 4 दिनों तक भीषण बारिश का अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में हो रहा है सुधार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। निजी कंपनियों में आरक्षण मामले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और उद्योग जगत के भारी विरोध के चलते कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर है। विरोध के चलते सरकार ने निजी कंपनियों में 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण वाले अपने कैबिनेट के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि कैबिनेट ने कर्नाटक में निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों के लिए 50% और गैर प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस पोस्ट के बाद कर्नाटक सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। तो कर्नाटक की सरकार बैकफुट पर है। आरक्षण का फैसला रोक दिया गया है। सरकार के फैसले का निजी कंपनियों और उद्योग जगत विरोध कर रहा था। लोकल लोगों को प्राइवेट जॉब्स में किया था 100% आरक्षण का वादा। निजी उद्योगों में प्रशासनिक पदों के लिए 50% आरक्षण का वादा किया गया था। गैर प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण वाले विधेयक को दी थी मंजूरी कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध हुआ। विरोध के बाद कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट के फैसले को स्थगित कर दिया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से हथियार और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर सहित 2 जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। हाँ। तो हमारे जो संबंधित कार्य में गए हुए थे वहाँ पर आसपास में, तो वहाँ पर पहले जो आवाज़ आ रहा था तो हमको लगा कुछ पटाखा वगैरह फूट रहा है बोल के। तो उस पर लगातार जो ब्लास्टिंग हुआ वहाँ पर, और हमको लगता है कि वो यूजिबल फटा बहुत सारा, बहुत ज़्यादा आवाज़ हुआ। तो हम वहाँ से भागते हुए सीधा बांधे आ गए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान सभी को हफ्ते में 2 दिन रात्रि प्रवास करने का निर्देश दिया। क्या और कुछ खास है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों और सरगर्मियों के साथ ही बैठकों का जो दौर शुरू हुआ है, उससे कई तरह की कयासबाजी, बयानबाजी और चकल्लस का दौर शुरू हो गया। हालात यहाँ तक हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री के किसी बैठक में हिस्सा लेने और मेल मुलाकात पर भी सूत्रों के कान खड़े हो जाते हैं और तमाम तरह की भ्रामक खबरें मीडिया में तैरने लगती हैं। इसी तरह का काम बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रियों की हुई बैठक को लेकर भी किया गया, जबकि सच्चाई यह है कि इसमें राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से सप्ताह में 2 दिन उनके प्रभार वाले जिलों में रात्रि प्रवास करने के लिए कहा है। इसके साथ ही एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी संबंधित जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ 1-2 मंत्रियों को सौंपी गई है। इसके लिए मंत्रियों के 10 ग्रुप बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों पर विस्तार से चर्चा की और वहां का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से सभी 10 ग्रुप को उपचुनाव के मद्देनजर जिले में ही रात्रि विश्राम के लिए कहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है। सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने पर होना चाहिए। बाढ़ है और ये सभी की चर्चा होती है। सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 के 10 जितना है। खबरों की दुनिया में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा विवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच विवाद पैदा कर रहे हैं। वो बार बार सरकार से बड़ा संगठन वाले उनके बयान को लेकर टकराहट का एक नैरेटिव सेट करने में लगे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। मैं भी कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी कोई है तो भाजपा है, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान तो हम सभी करते हैं और संगठन और सरकार मिलकर के ही हम आगे बढ़ाते हैं। जो संगठन का काम है संगठन करता है, सरकार का काम है सरकार करती है, और संगठन और सरकार मिलकर ही हम आगे देश की और प्रदेश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने का। तमाम अफवाहों और भ्रम के बीच विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हैं। उनके लिए यह अवसर एक प्रकार से आपदा में अवसर साबित हो रहा है। लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की है। माना जा रहा है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर ये मुलाकात हुई है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आते ही एकनाथ शिंदे सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। लाडली बहना योजना की तर्ज पर अब लाडला भाई योजना लाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में महापूजा के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस योजना के तहत डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। सीएम शिंदे ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को कारखानों में अप्रेंटिस करने के लिए पैसे देने जा रही है सरकार। इससे वो कुशल होंगे। इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है। इस योजना के माध्यम से हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढ लिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस घोषणा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। महिला आपल्या भगिनी आल्या होत्या। आपल्या सरकारने यावेळेस मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली। 15,500 रुपये महिन्याला, 18,000 रुपये वर्षाला त्याच्या खात्यामध्ये जमा होणार। 3 गॅस सिलेंडर वर्षातून मोफत आपण त्यांना देणार।
अशा प्रकारची योजना आपण सुरू केली आहे. लवकरच माझ्या भगिनींच्या बहिणींच्या खात्यामध्ये पैसे वळते होतील, त्यांना देखील एक हातभार लागेल. आणि त्याचबरोबर आपण काही लोक म्हणाले लाडकी बहीण तर केलं, लाडका भावाचं काय? मग लाडका भावाचं पण केलं. आता जो 12वी झाला आहे त्याला 6,000, डिप्लोमा झाला आहे त्याला 8,000, डिग्री झाला आहे त्याला 10,000 रुपये महिन्याला. आणि त्याच्यामध्ये तो वर्षभर त्या कारखान्यात अप्रेंटिसशिप करेल, त्याला तिथं नोकरी लागेल आणि ट्रेंड असं अतिशय स्किल्ड मॅनपॉवर आपल्या उद्योजकांना मिळेल. आणि म्हणून ते पैसे जे आहे हे सरकार भरणार आहे. अप्रेंटिसशिपचे इतिहासात पहिल्यांदा अशा प्रकारची योजना आपण सुरू केलेली आहे. सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. केजरीवाल की याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से दलील रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, साजिशन उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि जब लगा कि ईडी वाले मामले में उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता तो सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार करवाया गया. अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि अभी तक सीबीआई ये नहीं बता पाई है कि आखिर केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है. ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है. उन्होंने केजरीवाल को जमानत देने की मांग की. गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है. इसमें आर्टिकल 21 से लेकर 22 की अनदेखी का आरोप लगाया गया है. हालांकि जांच एजेंसी का कहना है कि केजरीवाल पूछताछ में सवालों का उचित जवाब नहीं दे रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कहा. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हाईकोर्ट में जांच एजेंसी के काउंसिल ने जो तथ्य रखे हैं उससे इस बात का खुलासा होता है कि 2% से 12% कमीशन करने का मुख्य कारण किकबैक था, जिसके माध्यम से केजरीवाल ने कमीशन लेने की योजना बनाई थी. आज हाई कोर्ट में जांच एजेंसी के काउंसिल ने जो तथ्य रखे हैं उनसे एक बात तो स्पष्ट होती है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं. उन तथ्यों में यह भी बताया गया है कि 2% से 12% कमीशन करने का मूल कारण किकबैक था. वो कमीशन था जो अरविंद केजरीवाल ने वसूलने का प्लान किया. ये भी बताया गया कि कैसे 45 करोड़ की हवाला की ट्रेल जो गोवा के चुनाव में खर्च हुआ उसके साक्ष्य बताए गए. अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में सूत्रधार है, मास्टरमाइंड है. वहां आम आदमी पार्टी और पाकिस्तान की घनिष्ठता भी दिखाई देती है. ये पूरा घोटाला दिल्ली को बर्बाद करने के लिए था, दिल्ली को लूटने के लिए था. और हमारा पूरा विश्वास है न्यायिक व्यवस्था पे कि इन दोषियों को जरूर सजा मिलेगी. विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में भाजपा संगठन को मजबूत करने में जुटी है. झारखंड भाजपा नेताओं के बीच आज पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा विधानसभा स्तरीय संकल्प सभा में शामिल हुए. साथ ही कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए. झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पारा गर्म हो गया है. भाजपा की ओर से सांगठनिक कार्यक्रम हर रोज किए जा रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश हो रही है. झारखंड के भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हटिया विधानसभा क्षेत्र के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल हुए. इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए श्री चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य को जेएमएम, कांग्रेस और राजद की भ्रष्ट सरकार से बचाना है. साथ ही उन्होंने राज्य में सरकार के संरक्षण में घुसपैठियों के खेल पर करारा वार किया. ये गठबंधन के कुंभकर्ण केवल रोटी नहीं खाते, ये बालू खाते, ये खनिज खाते, ये पहाड़ खाते, ये केंद्र का भेजा पैसा खाते, ये गरीबों के मकान खा जाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों रुपया भेजे यहाँ इसलिए कि घर घर पीने का पानी नल के माध्यम से मिल जाए. वो पैसा भी पी गए हेमंत सोरेन की सरकार वाले.
उधर रांची विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा में असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि डेमोग्राफी परिवर्तन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि यह अस्तित्व का मुद्दा है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में बाहर से घुसपैठियों का आना और आदिवासी बेटियों को फंसाना एक समस्या है और यह सब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है। एक एक घुसपैठी आदिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलिजेंस जो कानून का काम होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। मेरा मानना है जो प्रचलित कानून है उनको तो क्रियान्वित करना ही है, जो सिस्टम में किसी का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कड़ा सिस्टम बनाने का जरूरत है। इसके अलावा जमशेदपुर और अन्य जगहों पर भी अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा आयोजित कर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा सभी लोगों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो हिंदू हो या मुसलमान सभी को विकास योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि भाजपा हिंदू पार्टी है। ये हमारी एजेंडा यह है सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा। जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। कानून और व्यवस्था पर आलोचना का शिकार हो रही तमिलनाडु सरकार ने गुस्से से बचने के लिए नौकरशाही के ट्रांसफर का फैसला लिया है। स्टालिन सरकार ने गृह सचिव पी अमुधा और 60 अन्य अधिकारियों को स्थानांतरित किया है। अब उनका कार्यभार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज कुमार को सौंपा गया है। धीरज कुमार वर्तमान में डिजिटल सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी हैं। दरअसल राज्य के 2 राजनीतिक नेताओं बहुजन समाज पार्टी के आर्मस्ट्रॉन्ग और नाम तमिलर काची के बेटे बाला सुब्रमण्यम की हाल ही में हत्या कर दी गई थी। ऐसे में राज्य की कानून व्यवस्था की कमी के चलते मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इन तबादलों को लागू किया है। इसके अलावा राधाकृष्णन का स्थान शहर के नागरिक निकाय में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव जे कुमार गुरुबन ने लिया है। इसी तरह कई जिला कलेक्टरों को भी स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन देखना होगा कि क्या इन तबादलों के चलते कानून व्यवस्था में कुछ सुधार होता है या नहीं। आषाढ़ी एकादशी पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं। भगवान विट्ठल का आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और हमें आनंद और समृद्धि से भरे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करें। यह अवसर हम सभी में भक्ति, विनम्रता और करुणा को भी प्रेरित करे। यह हमें परिश्रम पूर्वक गरीब से गरीब लोगों की सेवा करने के लिए भी प्रेरित करे। साथ ही उन्होंने मन की बात कार्यक्रम का पुराना वीडियो भी एक्स पर साझा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं संतोष कातड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। पंढरपुर की वारी ये महाराष्ट्र की पुरानी परंपरा है। हर साल ये बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। लगभग 7-8 लाख वारकरी इसमें शामिल होते हैं। इस अनोखे उपक्रम के बारे में देश की बाकी जनता भी अवगत हो, इसलिए आप वारी के बारे में और जानकारी दीजिए। संतोष जी, आपके फोन कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में पंढरपुर वारी अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है। साथियों, आषाढ़ी एकादशी जो इस बार 23 जुलाई को थी, उस दिन को पंढरपुर वारी की भव्य परिणति के रूप में भी मनाया जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का एक पवित्र शहर है। आषाढ़ी एकादशी के लगभग 15-20 दिन पहले से ही वारकरी यानी तीर्थयात्री पालकियों के साथ पंढरपुर की यात्रा के लिए पैदल निकलते हैं। इस यात्रा जिसे वारी कहते हैं, में लाखों की संख्या में वारकरी शामिल होते हैं। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान संतों की पादुका पालकी में रखकर विट्ठल विट्ठल गाते, नाचते बजाते पैदल पंढरपुर की ओर चल पड़ते हैं। यह वारी
शिक्षा, संस्कार और श्रद्धा की त्रिवेणी है। तीर्थ यात्री भगवान विट्ठल, जिन्हें विठोबा या पांडुरंग भी कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल गरीबों, वंचितों, पीड़ितों के हितों की रक्षा करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां के लोगों में अपार श्रद्धा है, भक्ति है। पंढरपुर में विठोबा मंदिर जाना और वहां की महिमा, सौंदर्य और आध्यात्मिक आनंद का अपना एक अलग ही अनुभव है। मन की बात के श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि अवसर मिले तो एक बार जरूर पंढरपुर वारी का अनुभव लें। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, रामदास और तुकाराम, अनगिनत संत महाराष्ट्र में आज भी जन सामान्य को शिक्षित कर रहे हैं, अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ने की ताकत दे रहे हैं। और हिंदुस्तान के हर कोने में ये संत परंपरा प्रेरणा देती रही है। चाहे वे उनके भारूड हो या अभंग हो, हमें उनसे सद्भाव, प्रेम और भाईचारे का महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। अंधश्रद्धा के खिलाफ श्रद्धा के साथ समाज लड़ सके, इसका मंत्र मिलता है। ये वो लोग थे जिन्होंने समय समय पर समाज को रोका, टोका और आईना भी दिखाया और यह सुनिश्चित किया कि पुरानी कुप्रथाएं हमारे समाज से खत्म हो और लोगों में करुणा, समानता और शुचिता के संस्कार आए। डोडा के देसा के करलान इलाके में आतंकियों से एक बार फिर मुठभेड़ की शुरुआत हुई है। सोमवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन देसा के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। आतंकियों ने संयुक्त सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों के धरपकड़ के लिए सुरक्षा बल पैरा कमांडो की भी सेवाएं ले रहे हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है और जंगल में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए कैप्टन ब्रजेश थापा का पार्थिव शरीर पहुंचा। उन्हें दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने श्रद्धांजलि दी। इस घटना पर हर्षवर्धन श्रृंगला ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए एक प्रतिभाशाली जवान शहीद हुआ है। हम आतंकवाद और उसका समर्थन करने वालों को सहन नहीं करेंगे। हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही हमारे नौजवान, जो प्रतिभाशील नौजवान जिसका बहुत अच्छा फ्यूचर था आर्मी में, इनकी मृत्यु हुई। और मेरे ख्याल से ऐसे आतंकवादी लोग और जो इनके मतलब सपोर्ट करते हैं, हमें बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। डोडा मुठभेड़ में शहीद हुए राजस्थान के सिपाही अजय सिंह नरूका का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव झुंझुनू पहुंचा। उनके घर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ये गोली जो चली थी, ये अजय और विजेंद्र पे नहीं, ये भारत के ऊपर चली थी और इन 2 योद्धाओं ने अपनी छाती आगे करी, उस गोली को, उस हमले को रोका। ऐसे ही न जाने कितने फौजी अपने छाती को आगे करके भारत पे जो होते हुए हमले को रोकते हैं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जितने भी नौजवान हैं वो भारत को मजबूत रखने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए एक संकल्प लें, मन में संकल्प लें। और हमारी माताओं को, उनके परिवारजनों को हम सलाम करते हैं कि उनके कोख से भारत को सुरक्षित करने के लिए योद्धा पैदा होते हैं। हर तरह से इनके परिवार को हम सुरक्षित रखेंगे। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी। उम्र संबंधी छूट का जिक्र करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप सी और डी की भर्ती में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा में छूट 5 साल की होगी। अगर कोई निजी कंपनी किसी अग्निवीर को 30,000 रुपये वेतन देती है तो सरकार उस कंपनी को 60,000 वार्षिक सब्सिडी देगी।
साथ ही अग्निवीर को अपना काम शुरू करने पर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज कर्ज दिया जाएगा। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है, जबकि ये अच्छी योजना है और इस योजना के जरिए हमें स्किल्ड युवा मिल रहे हैं। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेलों में LGBTQ+ समुदाय के खिलाफ भेदभाव के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि समलैंगिक समुदाय के सदस्यों को जेलों में समान अधिकार मिले, साथ ही उनसे संबंधित सेवाओं, विशेषकर जेल मुलाकात के अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइन के बारे में चर्चा हुई। विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में रेलवे का कवरेज कम है। पीएम मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद हमें बड़ी उम्मीदें हैं। माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेल का कवर कम है, लेकिन अब बहुत उम्मीद है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है और DPR वगैरह बन रहे हैं। आने वाले समय में कई नए रेल लाइन का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। आने वाले समय में रेलवे के सेक्टर में बहुत काम छत्तीसगढ़ में बढ़ने वाला है। साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की। भारत मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां मॉरिशियन सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेता ज़ावियर लुक ड्यूवाल से मुलाकात की। एस जयशंकर ने इस मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया कि साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए अच्छा विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में विपक्ष के नेता डॉक्टर अरमी बुलेल के साथ भी बैठक की। विदेश मंत्री ने डॉक्टर अरमी बुलेल के साथ हुई मुलाकात पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हिंद महासागर क्षेत्र की समृद्धि और कल्याण के लिए भारत मॉरिशस संबंधों की महत्ता के बारे में विचार मंथन किया। उन्होंने कहा कि हमारे संबंधों को निरंतर मजबूत करने के लिए उनका समर्थन स्वागत योग्य है।
मॉरिशस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल बेरांजे से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पॉल बेरांजे से मिलकर अच्छा लगा। समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर प्रभावी बातचीत हुई। भारत मॉरिशस संबंधों की दृष्टि से उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम से मिलकर खुशी हुई। हमारी दीर्घकालिक द्विपक्षीय साझेदारी और इसके भावी विकास की दृढ़ इच्छा के बारे में चर्चा की। एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस रिश्तों पर डॉक्टर राम गुलाम के समर्थन की सराहना भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मेडिक्लिनिक परियोजना के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य मॉरिशस में कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और अन्य क्षेत्रों में अपने अनुभवों को साझा करना है। I had the privilege yesterday, Prime Minister, of visiting the Civil Services College. जो अभी बन रहा है ये Civil Services College कुछ ही दिनों में तैयार रहेगा। And we look forward to soon for the National Library and Archives, to a Mauritius Police Academy, to a forensics laboratory. And I want to say that we are not here खाली building बनाने के लिए नहीं आए, कि we would also like to see how can we do the capacity building, how can we do the training, how can we do the experience sharing. This is really what will make that collaboration work and will deliver in the full. So the lesson from all of this, जो सबक है कि हम सबको we have to stand by each other. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस क्षेत्र में चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन एक साथ मिलकर ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। Today, what are the challenges? Challenges are illegal fishing. Challenges are drug narcotics trade. Challenges can be terrorism, or it can be even environmental spill. So how do we today cooperate even in securing the EEZ? And that is why today our partnership on a project like Agalega is so important. That we are today helping each other, we are helping the region, we are doing good for the world. And I want to say that our partnership today is contributing to the well-being of Mauritius, to connectivity within Mauritius, to the prosperity of Mauritius, and that is a permanent commitment from India. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री कुमार जगन्नाथ के साथ मॉरिशस में पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि ये औषधि केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में किए गए वादे को पूरा करता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के रेजियो कैलाब्रिया के विला सैन जियोवानी में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक ने वैश्विक व्यापार संबंधों एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया। उन्होंने GVC मैपिंग के लिए G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क, 14 सदस्यीय IPEF एसोसिएशन, ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI और भारत EU TTC जैसे प्लेटफॉर्म्स के तहत सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण हेतु विभिन्न देशों के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC सहित अमेरिका, GCC देशों और यूरोपीय संघ जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ भारत की पहल पर चर्चा की और बाजार वितरण प्रणाली एवं लॉजिस्टिक्स के साथ एकीकृत निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भारत के घरेलू उपायों पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश कर रही थीं, उस वक्त उन्होंने विश्वास जताया था कि देश की GDP 7.3% रहेगी। सरकार ने पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ा दिया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है।
और अब दुनिया की तमाम एजेंसियां चाहे भारत की तेज जीडीपी का पूर्वानुमान जारी कर रही हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार से प्रभावित हैं। ताज़ा आंकड़ा ADB का है, जिसने चालू वित्त वर्ष में GDP 7% रहने का अनुमान जारी किया है। भारत की जीडीपी की रफ्तार दुनिया को पीछे छोड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्थाएं बता रही हैं कि देश की जीडीपी तेज गति से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार सिर्फ चालू वित्त वर्ष में ही बनी रहेगी, बल्कि आने वाले 2-3 वित्तीय वर्ष में भी भारत की आर्थिक गति तेज बनी रहेगी और दमदार प्रदर्शन करेगी। मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भारत की जीडीपी के जितने आंकड़े पिछले 2-1 साल से आ रहे हैं, उसके पहले से उसमें आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट लाइन ये है कि हमेशा जो एस्टिमेट किया जा रहा है उससे ऊपर ही जा रहा है। IMF के बाद अब ADB ने भी अपने अनुमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक विकास की दर 7% की जताई है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, निर्माण क्षेत्र, विशेष तौर पर हाउसिंग की मजबूत मांग को आधार मानकर ये पूर्वानुमान ADB ने जारी किया है। भारत सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें बहुत जिसे कहते हैं सकारात्मक वृद्धि हुई है। उसी तरह से सब्सिडी या बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं थी या कम थी, उन पर अंकुश लगाया गया है। राज्य स्तर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। इन सभी का जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे जब उनका दायरा बढ़ता गया है और उसी का ही नतीजा अभी आपको दिख रहा है कि जीडीपी के जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ADB ने अच्छे मॉनसून को देखते हुए ये अनुमान जताया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वहीं निवेश को लेकर भी सकारात्मक रेटिंग दी जा रही है। इन्हें आधार मानकर ADB ने 2025-26 के लिए 7.2% जीडीपी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं IMF ने अपने अनुमान में भारतीय आर्थिक वृद्धि दर को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था करार दिया है। 2024 के लिए इसकी रफ्तार 7.3% रहेगी। इसके अलावा विश्व बैंक ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके तहत 6.6% जीडीपी की रफ्तार रह सकती है। वहीं आने वाले 3 वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति औसतन 6.7% की दर से बढ़ेगी, जबकि RBI के मुताबिक देश की आर्थिक गति 7.2 रह सकती है। इसी तरह से बॉस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप ने भी भारत में वेल्थ क्रिएशन को लेकर कहा है कि एशिया का 30% साल 2028 तक भारत में क्रिएट होगा, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया की बड़ी भूमिका होगी। देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर याचिकाकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राम मंदिर की तर्ज पर भोजशाला में भी मां सरस्वती का मंदिर बनेगा। बता दें कि इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला की साइंटिफिक स्टडी कर 2000 पेज की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी है। अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। करीब 3 महीने चली इस स्टडी के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने दावे किए हैं। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 94 से ज़्यादा क्षतिग्रस्त मूर्तियां बरामद की गई हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 दिन सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील शिरीष दुबे हैं, हम उनसे बात करते हैं। शिरीष जी, लगातार 98 दिन सर्वे कार्य चला, अलग अलग पद्धतियों से सर्वे कार्य हुआ, अब रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है, क्या करेंगे? पिटीशन जब लगी थी, पिटीशन के अंदर ही 68 फोटोग्राफ्स हैं जिसके अंदर मूर्तियां और सनातन धर्म के चिन्ह प्रतीत होते हैं या लगे हुए हैं। तो सर्वे के पहले से ही हम कह रहे हैं कि ये राजा भोज का मंदिर है, राजा भोज द्वारा निर्मित मां सरस्वती का मंदिर है। कि जो सर्वे की रिपोर्ट गई है, जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बना, उसी प्रकार से यहाँ भी राजा भोज के बनाया जो मंदिर था वह फिर से भव्य मां सरस्वती का मंदिर यहाँ बनेगा। खुदाई के दौरान वो यहाँ से निकली है। इससे ये साबित होता है कि ये भोजशाला निश्चित ही मंदिर था और मंदिर के ऊपर ही अवैध रूप से मजार जो नमाज है
वो की जा रही है। चूंकि गौशाला में पूर्व में ही कई ऐसे अवशेष उपस्थित थे जो स्वतः बताते थे कि ये हिंदू मंदिर। हैदराबाद लैब से रिपोर्ट नहीं आने की वजह से इसका समय बढ़ा गया और 15 तारीख को हाईकोर्ट में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब 22 तारीख को सुनवाई में कोर्ट आगे की प्रक्रिया तय करेगा। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, धार। भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने भी कोर्ट का रुख किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए 98 दिन के सर्वे में अब्दुल समद भी मौजूद रहे। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद से बात की हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी ने। अभी हमारे साथ दूसरे पक्ष मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ता अब्दुल समद हैं। कोर्ट के आदेश पर जो 98 दिन तक सर्वे हुआ उसमें अलग अलग चीज़ें मिली, क्या आपके पक्ष में भी ऐसी कोई भग्नावशेष या पुरावशेष मिले हैं? मस्जिद का स्ट्रक्चर दिख ही रहा है और जो चीज़ें वहाँ पर लगी है, किबला मौजूद है, इमाम साहब जहाँ नमाज पढ़ाते हैं, वो जो जगह जिसको हम मेंबर रसूल बोलते हैं, आयतें लगी हुई है, उस पर चारों तरफ आयतें लगी हुई है। वहाँ पर नाग यंत्र भी मौजूद है, घंटी की का भी दिया, स्कल्पचर में भित्ति चित्र भी दिख रहे हैं, पद्म भी दिख रहे हैं, चक्र भी छिल रहे हैं। तो दावा तो उनका भी है, जो आप बता रहे हैं कि आयातें हैं वो भी बता रहे हैं कि ये है, तो फिर इसमें रिपोर्ट को ही कोर्ट को मानना पड़ेगा। ये एक रॉ मटेरियल के तहत बनाई गई मस्जिद है। 1305 ईस्वी में इसका निर्माण बाबा कमालुद्दीन के द्वारा किया गया। तो इधर उधर के स्तंभ ला करके रॉ मटेरियल के थ्रू ये बनाई गई है। तो हो सकता है कि वो स्तंभ वहाँ से ला करके यहाँ बनाई गई है। वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट में पहले भी लिखा है। ये थे हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ता अब्दुल समद, जिनका साफ कहना है कि वो उन्होंने याचिका लगाई 1305 में से वहाँ पर कमाल मौलाना जो है मस्जिद वहाँ पर ये है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहना है कि 1034 में मंदिर भोजशाला बनी थी। अब देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में धार भोजशाला परिसर मंदिर है या मस्जिद है, कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता है, आखिर टाइटल किसके पक्ष में आता है। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ धार से सुनील सचान और आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, धार। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने एक समन्वित समुद्री वायु अभियान में चुनौतीपूर्ण मौसम और भारी बारिश की स्थिति के बीच भारतीय मछुआरों की फंसी हुई नाव आशनी के लिए खोज और बचाव का सफल अभियान चलाया। नाव में 11 लोगों का एक दल सवार था। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने बाल विवाह पर रिपोर्ट जारी की। टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज नाम से जारी इस रिपोर्ट में बाल विवाह की रोकथाम में कानूनी कार्रवाइयों और अभियोजन की भूमिका को काफ़ी अहम माना गया है, जिससे असम में बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में देश में बाल विवाह के अन्य कई महत्वपूर्ण तथ्यों को भी उजागर किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के अध्ययन दल ने बाल विवाह पर रिपोर्ट जारी की। टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज नाम से जारी इस रिपोर्ट में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानूनी कार्रवाई को बहुत अहम और कारगर बताया गया है। रिपोर्ट टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज के अनुसार असम में कानूनी दखल से बाल विवाह में 81% तक की कमी आई है और राज्य के 30% गाँवों में बाल विवाह के पूरी तरह खात्मे के साथ ही 40% गाँवों में इसमें उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार असम मॉडल बाल विवाह रोकने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा दर के हिसाब से बाल विवाह के लंबित मामलों के निपटारे में भारत को 19 वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है। असम और देश के बाकी हिस्सों से जुटाए गए आंकड़ों के अध्ययन के बाद तैयार की गई इस रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं कि 2021-22 से 2023-24 के बीच असम के 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल विवाह मुक्त भारत के संस्थापक भुवन रिभु ने रिपोर्ट पर कहा कि असम ने ये दिखाया है कि निवारक उपायों के तौर पर कानूनी कार्रवाइयां बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता का संदेश पहुंचाने में सबसे प्रभावी औजार हैं। साथ ही आज असम में 98% लोग मानते हैं कि कानूनी दखल बाल विवाह को समाप्त करने की महत्वपूर्ण कड़ी है। आसाम में सरकार ने जनवरी 2023 में ये मुहिम चलाई थी और 5000 से ज्यादा FIR काटी थी, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया था। 98% लोगों का ये मानना है कि इस कार्रवाई का असर समाज में इस
अपराध के खिलाफ, बाल विवाह के अपराध के खिलाफ डर के रूप में गया है और लोग अब इस बात से डर रहे हैं कि हम बच्चियों की खरीद फरोख्त, बच्चियों का बाल विवाह न करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा, ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर आई है। हम इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि इसके निष्कर्ष बाल विवाह के मुद्दे पर हमारे कामकाज और समझ में कैसे मदद कर सकते हैं। असम ने एफआईआर दर्ज कर बाल विवाह रोकने के मॉडल को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी अनुकरण करना चाहिए। हमको ये ध्यान रखना होगा कि अगर कानून किसी चीज़ के लिए, किसी अपराध को रोकने के लिए, किसी बुराई को रोकने के लिए बना है तो उस कानून की पालना कराना सभी का कर्तव्य है। तो चाइल्ड मैरिज को लेकर के बच्चों के संरक्षण के दृष्टिकोण से ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराना बेहद ज़रूरी है। ऐसे मामलों को धार्मिक चश्मों से भी नहीं देखा जाना चाहिए और जिस प्रकार ये सेक्युलर एक्ट है तो सेक्युलर भावना के साथ ही इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। रिपोर्ट जारी करते समय बाल विवाह से पीड़ित महिलाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए और इस पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की। 12-13 साल की थी, मेरी शादी हुई। शादी के बाद में मेरा एक बेटा हुआ तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, पढ़ाई भी छूट गई मेरी, शादी भी जल्दी कर दी मेरी। अब मैं क्या करूं सोचती रही। फिर दूसरा बेटा हो गया, फिर तीसरा हो गया, मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाई। रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर मिनट 3 लड़कियों के बाल विवाह होते हैं, लेकिन 2020 में केवल हर दिन सिर्फ 3 बाल विवाह के ही मामले रजिस्टर किए गए। इस रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बाल सुरक्षा पहलों से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों की मदद से गाँव स्तर पर जुटाए गए प्राथमिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। भारत बाल संरक्षण आयोग ने बाल विवाह पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने असम सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की है, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक असाधारण रिपोर्ट नारी शक्ति को सशक्त बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों का शानदार प्रमाण है। 3000 से अधिक गिरफ्तारियां और बाल विवाह पर जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण 2021 से बाल विवाह में 81% की गिरावट आई है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम इस सामाजिक बुराई को खत्म नहीं कर देते। गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने पांव पसार लिए हैं। चांदीपुरा वायरस के अभी 2 मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि कई बच्चों में इंसेफेलाइटिस के लक्षण देखे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। चांदीपुरा वायरस से जुड़े कई सैंपल NIV पुणे में जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चांदीपुरा वायरस को लेकर राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की है। अगले हफ्ते स्वास्थ्य महानिदेशक के नेतृत्व में विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टीम बैठक करेगी और हालात की समीक्षा करेगी। आधे देश में बाढ़ और बारिश का जबरदस्त कहर है। यूपी से लेकर गुजरात, असम, केरल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में सैलाब का सितम है। उत्तर प्रदेश में करीब 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में पहले के मुकाबले में सुधार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। गंगा, गोमती, शारदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से कुल 20 जिलों की 69 तहसीलों के 1571 गांव और बरेली, पीलीभीत व शाहजहांपुर के शहरी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण अब तक लगभग 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं केरल में मूसलाधार बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। जिन जिलों में छुट्टी घोषित की गई है उनमें कन्नौर, कोझिकोड, वायनाड, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की, अलपुझा और कोट्टायम शामिल है। वहीं भारी बारिश के बाद एर्नाकुलम में भूस्खलन की घटना सामने आई है। उधर गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए।
जामनगर, खंभलिया, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, दीव, ऊना, वेरावल और भावनगर सहित सौराष्ट्र के पूरे समुद्र तट पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ और बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर करीब 4 लाख हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में धेमाजी में एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ इस साल मरने वालों की संख्या 97 हो गई है। ब्रह्मपुत्र सहित अन्य नदियों में जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल 16 जिलों के 1021 से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में है। बिहार में मानसून की स्थिति पिछले 3 दिनों में कमजोर हुई है। नदियों का जलस्तर भी घटा है। पूर्णिया में अभी कटाव का दौर जारी है। बिहार के गोपालगंज में भी पहले से स्थिति बेहतर हुई है। तमिलनाडु में नोयाल नदी और सोनाबू केलवई चेक बांध में जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। सोनाबू केलवई चेक बांध से अधिक पानी छोड़ने को लेकर स्थानीय लोग खासे नाराज है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में मूसलाधार बारिश हुई। बीजापुर में भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई है, जहां बीजापुर का संभाग और जगदलपुर से संपर्क टूट गया। उत्तराखंड के देहरादून और हरियाणा के अंबाला में भी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई है, जहां बीजापुर का संभाग और जगदलपुर से संपर्क टूट गया। वहीं बीजापुर से जगदलपुर जा रहे यात्रियों के बस और एम्बुलेंस नाले के पास फंस गए हैं, जिससे यात्री बहुत परेशान हैं। घंटों बीत जाने के बाद भी आम जनमानस के साथ पेशेंट को भी राहत नहीं मिल पा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध बाघ नख यानी कि बाघ का पंजा, जिसको वो हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, ब्रिटेन से भारत वापस लाया जा रहा है। ये बाघ नख कल विशेष विमान से महाराष्ट्र लाया जाएगा। इसके बाद इसे सतारा ले जाया जाएगा और बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। बाघ नख को हिंदू स्वराज्य की चौथी राजधानी सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज पुरावशेष संग्रहालय में रखा जाएगा, जहां इसके लिए एक विशेष हॉल भी बनाया गया है। ये बाघ नख इंग्लैंड के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ था। इसे लाने के लिए महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद अब ये बाघ नख महाराष्ट्र लाया जा रहा है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में ताज़िया जुलूस निकाले जा रहे हैं। हैदराबाद में भी अकीदतमंदों ने जुलूस निकाला। जुलूस के सुचारू संचालन के लिए हैदराबाद पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है, जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। खिलाड़ियों की सूची में सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं। उनके बाद निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 खिलाड़ी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीटों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस बार के ओलंपिक में भारत के 117 एथलीट हिस्सा लेंगे, जबकि 140 सहायक स्टाफ भी ओलंपिक के लिए जाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दी है। सहयोगी स्टाफ के 72 सदस्यों को सरकार के खर्चे पर मंजूरी मिली है। 29 भारतीय एथलीट इन खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे, जिसमें 11 महिला और 18 पुरुष शामिल हैं। एथलेटिक्स दल की अगुवाई टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा करेंगे। इसके अलावा तेजिंदर सिंह तूर, अविनाश साबले जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। टेबल टेनिस में भारत के 8 खिलाड़ी, जबकि बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सहित 7 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में 6 खिलाड़ी ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करेंगे। गोल्फ से 4, टेनिस से 3, तैराकी से 2, सेलिंग के 2 और घुड़सवारी, जूडो, रोइंग और भारोत्तोलन से 1 खिलाड़ी इन खेलों में जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिन्होंने 7 पदक जीते थे। इनमें नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में जीता गया ऐतिहासिक स्वर्ण पदक भी शामिल था।
खेल मंत्रालय की ओर से भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को लिखे गए पत्र के अनुसार ओलंपिक खेल की आयोजन समिति के मानदंडों के अनुसार सहयोगी स्टाफ के 67 सदस्य ही खेल गांव में रुक सकते हैं, जिसमें IOA के 11 अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों में 5 सदस्य चिकित्सा दल के हैं। खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की लागत पर 72 अतिरिक्त कोच और अन्य सहायक कर्मचारियों को मंजूरी दी गई है और उनके ठहरने की व्यवस्था होटल और खेल गांव के बाहर के स्थानों में की गई है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 26 जुलाई को होने वाले उद्घाटन समारोह के साथ होगी। इन खेलों का समापन 11 अगस्त को होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।